वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2023 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम ट्राई करेंगे कि हम टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर करें और उन टॉपिक्स को लें जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और कई सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उनको भी इसमें अटैच किया गया है। तो ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा लीजिए। और ये बाइलिंगुअल है, तो किसी भी मीडियम के हों आप, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही मीडियम के लोगों के लिए ये आसानी से समझने योग्य होगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से संबंधित सभी जानकारियाँ टाइमली मिल सकें। राइट, तो आइए अब हम देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का बायोमास एनर्जी। देखिए, बायोमास एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होती है। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। ये इजी है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सके, जो ख़त्म ना हो। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, ये निकट समय में ख़त्म होने की इनकी संभावना है, इसलिए रिन्यू नहीं हो रहे हैं ये, इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। बायोमास ऊर्जा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। राइट, ये क्या है बेसिकली? ये बायोलॉजिकल जो मटेरियल होता है जैसे कि फूड वेस्ट, अल्कोहल, फ्यूल्स, ये सारे से ही डिराइव की जाती है ये ऊर्जा। बायोगैस जो है ये एक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट से बनती है, जैसे कि कैटल डंग हो गया, बायोमास फ्रॉम फार्म्स हो गया, गार्डन्स, किचन इंडस्ट्री, पोल्ट्री, इन सारी, और इसके साथ साथ म्यूनिसिपल वेस्ट, इन सबको जब साइंटिफिक प्रोसेस से ये गुजरती हैं तो क्या बनती है हमारे पास? बायोगैस। ठीक है, देखिए जो बायोमास है इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बायोगैस को बनाने के लिए? क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? खोई, चावल की भूसी, पुआल, कपास की डंठल, नारियल के गोले, सोया भूसी, कॉफ़ी अपशिष्ट या फिर जूट जो बची हुई अपशिष्ट होती है, मूंगफली के खोल, आरी की धूल। तो ये आपसे शायद कभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए इससे रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ों को बायोगैस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे फॉसिल फ्यूल्स कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इनका ओरिजिन जो है इनका ओरिजिन बहुत पुराना है। काफ़ी समय पहले ये मिट्टी में मिलते हैं और उसके बाद वो डिकम्पोज होकर काफ़ी सालों के बाद, कम से कम 100-200 सालों के बाद, और उससे भी ज़्यादा, 100-200 तो बहुत कम है, उससे भी ज़्यादा सालों के बाद ये डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। लेकिन बायोगैस जो है ये इतना इसमें टाइम नहीं लगता, इसको तुरंत ही इसको डिकम्पोज कर गैस के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। तभी फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं और जो बायोमास से गैस बन रही है ये हमारी रिन्यूएबल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं और बायोमास हम ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, और साथ में एक और पॉइंट है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनसे कार्बन एमिशन होता है और बायोमास से जनरली कंसिडर किया जाता है कि इससे कार्बन एमिट नहीं होती है उस मात्रा में। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए आपको पता है सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और सरकार का एम भी है कि हम नेट ज़ीरो कब तक अटेन कर लेंगे, ज़रा बताइए? 2070 तक। और बाकी जो देश हैं उन्होंने कब तक कहा है? जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2050 तक कहा है। तो याद रखिएगा। तो इसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है नेशनल एनर्जी प्रोग्राम 2022 में। ये जो प्रोग्राम है ये चलाया जाएगा
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रोग्राम को कब तक चलाया जाएगा। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। देखिए, तो वुड, कोल, गोबर, क्या इसमें नहीं होगा? ज़रा सोचिए। देखिए, तो ये 2022 में ही पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बायोमास एनर्जी नहीं है। देखिए, आपको कोयला भी लग सकता है क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आता है, लेकिन जब हमें इन 4 ऑप्शंस में चूज़ करना होगा तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को ही करेक्ट मानेंगे, क्योंकि यही ऑफिशियल आंसर में भी है और यही इन चारों में से अगर हम चूज़ करें तो यही सबसे सटीक उत्तर भी बैठ रहा है, क्योंकि बायोमास में वुड और गोबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बायोमास एनर्जी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और कोल भी न्यूक्लियर एनर्जी से डिफरेंट है और कहीं ना कहीं ये भी बायोमास से बना है, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आ जाता है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी ना होता, कुछ और ऑप्शन होता, तो हम इसमें कोल टिक कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ ऑप्शन ए होगा। देन देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है, बेसिकली ग्रीन हाउस क्या है, तो वो देख लेते हैं पहले। देखिए, ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस बेसिकली रिजेंबल किसको करता है? एक बिल्डिंग को जिसकी वॉल्स जो है वो ग्लास की है, ठीक है, ग्लास रूफ है इसमें। और ये जो है ये बिल्डिंग यूज़ की जाती है प्लांट्स और वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ग्रोथ के लिए। क्या होगा, दिन में इंफ्रारेड रेज जो हैं वो आएंगी और इस बिल्डिंग को अंदर से हीट अप कर देंगी, ठीक है, और ये हेल्प करेंगे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में। तो ये बेसिकली हो गया हमारा ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ? सन रेज आ रही हैं हमारी, ये मान लीजिए अर्थ है, इस पर पड़ रही हैं, और अर्थ के चारों ओर है एक एटमॉस्फेयर जिसमें है गैसेस। तो ये जो रेज आ रही हैं इंफ्रारेड रेज सन से, ये इन गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं और कुछ पोर्शन इसका वापस कर दिया जा रहा है, राइट। तो ये जब आती हैं तो ये आती हैं शॉर्ट वेव्स के रूप में इंफ्रारेड रेज, और जाती हैं अर्थ से तो ये लॉन्ग वेव्स के रूप में जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो हमेशा से प्रेजेंट रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नई चीज़ है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये जो गैसेस हैं उनका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा है अर्थ का, और टेम्परेचर बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं ये चीज़ें। काफ़ी आसान है और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है। इन केस आपको नहीं पता तो आपको समझ आ गया होगा और ईजी रहेगा अब आपके लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में भी, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस के लगभग एवरेज टेम्परेचर है। यदि ये इफेक्ट ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो सकता था, -18 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर हो सकता था, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट काम ना कर रहा होता। लेकिन अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो परेशानी का कारण बन गया है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो नंबर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये आपने देख लिया प्रोसेस। अब देखते हैं, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, पता होगा आपको। वाटर वेपर हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, और क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मीथेन हो गया। ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। ये जो गैसेस हैं इनकी वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस है जो केपेबल हैं ऑफ ट्रैपिंग द आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। जो रेडिएशंस बाहर जा रही होती हैं, जब इनका अमाउंट बढ़ जा रहा है तो इसको जो बाहर जाने वाली रेडिएशन है उनको ट्रैप कर ले रही है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कॉज होता है, राइट। तो अब अगर इनका अमाउंट बढ़ गया है
तो अब हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सी गैस का है, सबसे ज़्यादा कौन सी अबंडेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में। तो वो हो जाएगा हमारा वाटर वेपर। ठीक है, ये अबंडेंट गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, और ये लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मौजूद रहती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हो गई। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बिहेव करती है इनकमिंग रेडिएशंस के लिए, लेकिन जब वो रेडिएशंस बाहर जाती हैं तो ये ओपेक हो जाती है और उनको जाने नहीं देती। ठीक है, आपको पता है नेचुरल वेज में भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा इसका कारण बन चुकी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का नाम सुना होगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने का प्रोसेस। तो ये कैसे रिमूव होती है? एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको प्लांट्स, और ये बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल का पार्ट है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये ज़्यादा एमिट हो रही है और ये बहुत ही खतरनाक भी है क्योंकि ये ओपेक रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? नेचुरली कैसे और अकर होती है? ये वॉल्केनिक इरप्शन से भी अकर होती है, एनिमल रेस्पिरेशन भी करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होना, ये सारे जो रीजंस हैं ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिट होने के ह्यूमन रीजंस है। ह्यूमन रीजंस को एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं पर अगर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज या रीजंस ऐसा कुछ लिखा हो तो समझ जाइएगा वो ह्यूमन एक्टिविटीज से संबंधित है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तभी इसका जो इम्पैक्ट है ये भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वाटर वेपर हमने देखा काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, राइट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि ह्यूमंस ने जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो लगभग 18th सेंचुरी के बीच में हुआ था उसके कारण से अब तक 30% हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो ग्रीन हाउस गैस है वो है हमारी मीथेन। तो ये कैसे एक्सक्रीट होती है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीथेन का कहाँ से निकलती है। तो ये पैडी क्रॉप्स के कारण भी इसका एमिशन होता है, फॉसिल फ्यूल से तो होता ही है, और एक्सक्रीटा ऑफ लाइफ स्टॉक से भी इसका एमिशन होता है, साथ में फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज से भी होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ से एमिट होती है तो आपको पता होने चाहिए इसके सारे सोर्सेस। और जब काउज और गोट्स जब डाइजेस्ट करती हैं, उनके डाइजेशन के प्रोसेस में भी मीथेन गैस जो है ये रिलीज़ होती है। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, फिर जो दूसरी ग्रीन हाउस गैस है वो है हमारी ओजोन। ओजोन दो तरह के रोल प्ले करती है, एक है गुड ओजोन का और दूसरा है बैड ओजोन का। तो देखिए, ये गुड ओजोन कब होगी? गुड तब होगी जब ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होगी। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। यहाँ पर ये यूवी रेडिएशन से अर्थ की प्रोटेक्शन करती है, इसलिए ये होती है हमारी गुड ओजोन। कौन सी लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बैड ओजोन जो है ये सरफेस में पाई जाती है, और ये एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य करती है, इस ग्रीन हाउस गैस की तरह, इसलिए इसको बैड ओजोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओजोन देख लिया। अगली कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ये है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के दौरान भी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस में कौन कौन से आ जाएंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स। आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं और ये सारे जितनी भी गैसेस हैं फ्लोरिनेटेड, ये आर्टिफिशियल गैसेस हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस्ड हैं, बेसिकली नॉट आर्टिफिशियल गैसेस, ये आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस्ड हैं। कैसे?
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये किससे प्रोड्यूस होती है, ये रेफ्रिजरेटर्स और एसी से प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया, तो इसकी जगह पर हम ले आए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। लेकिन बाद में देखा गया कि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह ही कार्य कर रही है, तो आगे चलकर इसको भी बैन करने का प्रबंध किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को के इफेक्ट को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था और इसके संबंध में डिसीजन लिया गया था कि अब आगे इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। राइट, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन हाउस गैसेस देख ली हैं। उससे संबंधित अब क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैस का, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जोसेफ फूरियर, यानी कि जोसेफ फूरियर ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दिया था। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित। इसमें कहा गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये बहुत ईजी है। कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देन अगला देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ गैसेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो देख लेते हैं, अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो आप अभी तक आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन डी होगा। राइट, फिर क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सी नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है जो कॉज करती है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रेफर्ड टू एज। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए जो उत्पादित हरित गृह गैसों की कुल मात्रा होती है उसको कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। राइट, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और मीथेन। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आर्गन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इजी लगे होंगे जहाँ तक आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी थे भी, और अब आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए हैं तो और ही आसान लगेंगे। तो अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का। ये टॉपिक है पर्सनालिटी राइट्स, यानी कि व्यक्तित्व अधिकार। देखिए रिसेंटली आपने न्यूज़ में अगर देखा हो तो अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं इनके द्वारा पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा उठा है, और इन्होंने अपनी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, इनकी वॉइस और इनकी फ़ोटो, इनका नाम, इसका गलत प्रयोग ना किया जा सके उसके लिए इन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इनके नाम का, इनकी इमेज का, इनकी वॉइस का मिस यूज़ ना हो सके। ठीक है, तो अब हमारे सामने आता है कि पर्सनालिटी राइट्स होते क्या हैं। ये जो पर्सनालिटी राइट्स होते हैं ये रेफ़र करते हैं राइट ऑफ अ पर्सन के, कि वो अपनी पर्सनालिटी के जो भी ट्रेड्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, और ये आते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत जिसमें राइट टू लाइफ दी गई है। ठीक है, ये जो राइट्स हैं ये प्रोहिबिट करते हैं मिसयूज़ से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनकी फ़ोटोग्राफ, इनका नाम, इनका वॉइस, इन सब चीज़ों का मिसयूज़ ना हो। देखिए जो पर्सनालिटी राइट्स हैं ये दो तरह की राइट्स आती हैं इसके अंतर्गत। पहली आती है राइट ऑफ पब्लिसिटी। इसके अंतर्गत क्या है कि आप बिना परमिशन के किसी की भी इमेज को कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते उनकी परमिशन का के बिना। दूसरा है राइट टू प्राइवेसी। इसमें क्या है कि आप किसी भी की भी पर्सनालिटी को पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बिना। तो ये दो पार्ट्स हैं इसके अंतर्गत, राइट ऑफ पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, यानी कि प्रचार का अधिकार, और दूसरा है
निजता का अधिकार, राइट। तो जो पब्लिसिटी राइट्स हैं ये गवर्न किसके अंतर्गत किए जाते हैं? ट्रेडमार्क्स एक्ट है जो 1999 का, और जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। तो इससे संबंधित हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इन केस पर्सनालिटी राइट्स से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। इसके साथ हमारा ये आज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि उसको रिजॉल्व कर सकूँ। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।